राजकीय महाविद्यालय बीदासर एवं राजल देसर की ई कंटेंट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के अध्ययन बिंदु राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत भाग 3 पे बात करेंगे। इससे पूर्व इसके दो भागों में हम राज्य की उत्पत्ति की अलग अलग सिद्धांतों की बात कर चुके हैं, जिनमें देवीय उत्पत्ति सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत शामिल हैं। आज हम इसके अंतर्गत तीसरा जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसकी बात करेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके कौन से समर्थक हैं और क्या इसकी आलोचनाएं हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक एक त्रिगुट हम कह सकते हैं, होब्स लोक रूसो। जहां पे भी सामाजिक समझौता सिद्धांत का नाम आता है, वहां पे होब्स लोक रूसो का नाम अनिवार्य रूप से आता है। अब होब्स लोक रूसो का जो अगर क्रम देखें तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, सबसे पहले होब्स हुए, उन्होंने अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। उनके बाद लोक ने उससे कुछ अलग अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया और इनके बाद में तीसरे नंबर पे आए कालक्रम की दृष्टि से रूसो, जिन्होंने अपना अलग सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। लेकिन सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत तीनों की विद्वानों के जो विचार हैं, जो इनके सिद्धांत हैं, इनका बड़ा महत्व है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख विद्वान हम बात कर ही चुके हैं। ये वस्तुतः उदारवादी विचारधारा से संबंध है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का संबंध माना जाता है उदारवाद से। जब उदारवादी विचारधारा का प्रचलन हुआ तो उन्होंने देखा कि शक्ति सिद्धांत या देवीय उत्पत्ति सिद्धांत उदारवाद के पूर्ण रूप से विपरीत है, क्योंकि ये राजा के या शासक के हाथ में शक्ति का पूर्ण केंद्रीकरण करते हैं, जबकि उदारवाद शक्तियों की सीमितता, अधिकतम स्वतंत्रता का पक्षधर है। तो उदारवाद ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में नए सिरे से विचार करना प्रारंभ किया और उसी के अंतर्गत सामाजिक समझौता सिद्धांत का उद्भव हुआ। टॉमस होब्स, जॉन लॉक, जॉन जैक रूसो इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। वर्तमान समय में बात करें तो उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, इनके द्वारा भी सामाजिक अनुबंध या समझौता सिद्धांत का समर्थन किया गया है, जिनमें वर्तमान समय में आपको पता होगा सबसे फेमस नाम है रोल्स का। न्याय का पर्दा, ये आप आगे पढ़ेंगे भी। तो रोल्स भी किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब हम क्रमशः सबसे पहले बात कर लेते हैं होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की। टॉमस होब्स इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक का नाम लेवियाथन है। होब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन और लेवियाथन का प्रकाशन हुआ 1651 में। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में लेवियाथन जो ग्रंथ है वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो है प्राकृतिक अवस्था, कि प्रकृति के अंदर जब राज्य नहीं था, प्राकृतिक अवस्था का अर्थ क्या हो गया? ऐसी अवस्था जब राज्य नहीं था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या स्थिति थी, यानी राज्य के निर्माण से, उत्पत्ति से पहले की स्थिति है, उसे ही प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। तो होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अंधकारमय, लड़ाई झगड़े की, छीना झपटी की, युद्ध की पाश्विक अवस्था थी। यानी मनुष्य एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे, पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब उस समय कोई समाज के या राज्य के कानून तो थे नहीं, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति तो उससे बाद में हुई। उस समय थे प्राकृतिक कानून, और प्राकृतिक कानून को ही होब्स ने नाम दिया है आत्मरक्षा के नियम। कि भाई सीधी सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, वो प्रकृति ने दिया है। इसके लिए हमें किसी राज्य की, किसी समाज की जरूरत नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि पशु है, वो राज्य से बाहर है,
राज्य तो हम मनुष्य हैं उनके लिए है, लेकिन पशु भी अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वतंत्र होता है, सारे प्रयास करता है। तो आत्मरक्षा के नियम को ही प्राकृतिक कानून कहा गया। हर मनुष्य का ध्येय शांति स्थापना करना है। मिलजुल कर प्राकृतिक स्वतंत्रता त्यागने के लिए वो तैयार रहते हैं। समझौता जो करते हैं उसकी पालना करना, और उपकार के बदले उपकार व कृतज्ञता व्यक्त करना। ये 4 आत्मरक्षा के नियम प्राकृतिक कानून बताए हैं होब्स ने। मनुष्य का मूल स्वभाव, अब जब प्राकृतिक अवस्था थी, वो युद्ध की अवस्था थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसमें कैसा होगा। उस प्राकृतिक अवस्था के अनुकूल ही स्वभाव होगा मनुष्य का, क्योंकि अगर शांत संत प्रवृत्ति का व्यक्ति का स्वभाव अगर उस समय होता तो युद्ध होता ही नहीं। तो जिस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था होब्स ने बताई है, उसी प्रकार का उसने मूल स्वभाव बताया है। स्वार्थी, निर्मम, जंगली, डरपोक और व्यक्ति एकाकी, दीनहीन, घृणित पाश्विक जीवन व्यतीत करता था। अब समझौता हुआ किन के बीच में, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि तीनों विचारक इस मामले में अलग अलग विचार देते हैं। होब्स के अनुसार लोगों के मध्य परस्पर समझौता हुआ, जिसके द्वारा कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई। कॉमन का अर्थ अपने वैसे होता है कि सबकी सहमति से। तो राज्य का नाम होब्स ने दिया कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की स्थापना किन के द्वारा हुई? लोगों के मध्य आपस में समझौता, यानी सीधी सी बात है, जो राजा था, जो राज्य था, वो समझौते का पक्षकार नहीं था। केवल लोग जो वहां पे रहते थे उन्होंने ही आपस में मिलकर समझौता किया। और उन्होंने क्या समझौता किया? मैं इसमें अपने शासक होने के अधिकार को इस मनुष्य या सभा को सौंपता हूं, जो भी शासक है, जो भी राजा है, इस शर्त पर कि तुम भी अपना यह अधिकार इसी प्रकार से छोड़ दो और उसके कार्यों को मान्यता प्राप्त करो। तो इसी समझौते की भाषा से हमें पता चलता है कि होब्स के द्वारा जिस लेवियाथन की, जिस कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई, वो निरंकुश था, क्योंकि वो समझौते का भाग नहीं था। और कानून ये कहता है कि जो समझौते का पक्षकार नहीं है उस पर समझौते के नियम लागू नहीं होते हैं। अब विशेषताएं इसके जो सिद्धांत की हैं, प्रभु सत्ताधारी लेवियाथन समझौते का भागीदार नहीं है। प्रभु सत्ता पूर्ण रूप से सर्वोच्च है, पूर्ण है। मनुष्य अपनी स्वीकृति को वापस नहीं ले सकता। एक बार आपने समझौता कर लिया तो जन्म जन्मांतर के लिए, आपके आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए वो अनरिटर्नेबल है, आप वापस नहीं लौट सकते। एक विचित्र स्थिति कि एक बार अगर आपने समझौते पे दस्तखत कर दिए तो अब आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां इस समझौते को मानने के लिए बाध्य हैं। कॉमनवेल्थ, जिसका साधारण भाषा में नाम है राज्य, लेवियाथन संप्रभु या राजा। प्राकृतिक अवस्था व सामाजिक समझौते का विचार ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि इतिहास में इसका कहीं पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि दार्शनिक सत्य है। क्योंकि दर्शन शास्त्र की दृष्टि से, अगर हम तर्क वितर्क की दृष्टि से देखें तो ये जरूर हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सत्य प्रतीत नहीं होता। पूर्ण संप्रभुता से पूर्ण सत्तावाद की ओर ये बढ़ाता है। तो इसकी आलोचनाओं की बात करें तो सबसे बड़ी आलोचना कि ये निरंकुशता और पूर्ण सत्तावाद को बढ़ावा देता है। जनसाधारण के विरोध करने के अधिकार को ये छीन लेता है। तो ये लोकतांत्रिक युग में कतई अनुकूल नहीं समझा जा सकता। मनुष्य के स्वभाव के बारे में इनका दृष्टिकोण भी एकांगी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उसको पशु तुल्य, लड़ाई झगड़ा करने वाला, हिंसक प्रवृत्ति का, एकाकी, निर्मम, इस प्रकार का मानते हैं, जबकि मनुष्य के स्वभाव के दोनों पक्ष होते हैं। उसके स्वभाव का अगर उजला पक्ष है तो कटु पक्ष भी है, अंधेरा पक्ष भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और अंतिम इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि समझौते का पालन कौन करेगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। और समझौते का सामान्य नियम होता है कि समझौता करने वालों पे लागू होता है। तो आने वाली पीढ़ियों पे इसे लागू करने का जो तर्क है वो उचित प्रतीत नहीं होता है।